हम साउथ को अन्याय नहीं होने देंगे। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डीलिमिटेशन के बाद ఒకప్పుడు ఇద్దరు పిల్లల కంటే ఎక్కువ ఉంటే పంచాయతీల్లో కంటెస్ట్ పోటీ చేయడానికి వీలు లేదు, మున్సిపాలిటీలో పోటీ చేయడానికి వీలు లేదు, కోఆపరేటివ్ ఎలక్షన్స్ పోటీ చేయడానికి వీలు లేదు. ఇప్పుడు కొత్త చట్టం అది చేశాను, మళ్ళా ఒక చట్టం తీసుకొస్తున్నా, ఇద్దరు కంటే పైన పిల్లలు ఉంటేనే మీకు போட்டி கருவூல மீறி போடும். குழந்தைகளை நீங்க தொற்றுக்கொள்ள வேண்டாம், அவசரப்பட வேண்டாம், கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம். இப்போ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் வரல, சொல்லக்கூடாது இப்போ. ஏன்னா மக்கள் தொகை அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு அந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எண்ணிக்கை வரும் என்று சொல்வதன் நேரத்தில் நமக்கு எண்ணிக்கை மக்கள் தொகை அதிகம் இருந்தால்தான் எம்பிக்கு அதிகம் வரும் என்ற நிலை இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கு. ஆனால் நாம் குடும்ப கட்டுப்பாட்டில் கவனம் செலுத்த அதில் வெற்றி கண்டோம். அதனால் இந்த நிலை நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. नमस्कार, मैं प्रमोद रिसालिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत की सियासत को हिला सकता है। बात है परिसीमन की। 2026 में लोकसभा और विधानसभा की सीटें बदलने वाली है। सवाल ये है कि क्या ये देश को एक नई ताकत देगा या उत्तर और दक्षिण के बीच दीवार खड़ी करेगा। बीजेपी इसे डेमोक्रेसी का अगला कदम बता रही है तो दक्षिण नेता इसे सजा कह रहे हैं। तो चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं, शुरू से लेकर अब तक और आगे क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं कि परिसीमन है क्या। आसान भाषा में ये लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमाओं को फिर से तय करने की प्रक्रिया है जो जनसंख्या के आधार पर होती है। संविधान के अनुच्छेद 82 और 177 में लिखा है कि हर जनगणना के बाद ऐसा करना चाहिए ताकि हर नागरिक का प्रतिनिधित्व बराबर रहे। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं और हर राज्य की सीटें 2001 की जनगणना से ही तय हुई है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संशोधन से इसे फ्रीज कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना था। जो राज्य कम बच्चा पैदा करेंगे उन्हें सजा न मिले। तब तय हुआ कि 2001 तक सीटें नहीं बदलेंगी। 2002 में परिसीमन हुआ, लेकिन फिर इसे 2026 तक टाल दिया गया। अब 2021 की जनगणना जो कोविड की वजह से टल गई 2025 में होगी और इसके बाद 2026 में परिसीमन का प्लान है। बात यह भी है कि 1971 में एक सांसद 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, आज 25 लाख का कर रहा है। तो बदलाव तो बनता है, पर सवाल है कि यह बदलाव आखिर कैसे होगा। अब आते हैं असली विवाद पर। परिसीमन का सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर और दक्षिण के बीच का टकराव। चलिए आंकड़ों से समझते हैं कि यूपी की आबादी 24 करोड़ है और उनकी लोकसभा की सीटें हैं 80। बिहार की आबादी 13 करोड़ है और कुल लोकसभा की सीटें हैं 40। दूसरी तरफ तमिलनाडु की आबादी है 7 करोड़ 60 लाख के करीब और सीटें हैं 39। केरल की 3 करोड़ 50 लाख के आसपास की आबादी है और सीटें हैं 20। अगर जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन हुआ तो यूपी की सीटें 80 से बढ़कर 143 तक पहुंच सकती है और बिहार की सीटें 80 तक जा सकती है, लेकिन तमिलनाडु की सिर्फ 49 और केरल की 25 तक ही रहेगी। दक्षिण राज्य कहते हैं कि हमने जनसंख्या नियंत्रण किया, शिक्षा बढ़ाई, फिर सजा क्यों। तमिलनाडु का फर्टिलिटी रेट 1.7 है, यूपी का 2.4। दक्षिण जीडीपी में भी 31% योगदान देता है, उत्तर मात्र 18%। फिर भी सियासी ताकत उत्तर के पास ज्यादा जाएगी। बीजेपी कहती है लोकतंत्र में जनसंख्या ही आधार है, लेकिन दक्षिण पूछता है टैक्स और विकास का क्या। ये सवाल अभी हवा में है, लेकिन इस सवाल पर देश के बड़े नेताओं के मत एक साथ नहीं मिलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने फरवरी 2025 में कोयंबटूर में कहा था, परिसीमन के बाद दक्षिण की एक भी सीट कम नहीं होगी, हम प्रो रेटा आधार पर काम करेंगे। मतलब वो दक्षिण को भरोसा देना चाहते हैं, लेकिन फार्मूला साफ नहीं है कि किस आधार पर परिसीमन होगा। आज ही एक मीटिंग करने जा रहे हैं कि डीलिमिटेशन में
हम साउथ को अन्याय नहीं होने देंगे। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डीलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं हो। 10 मार्च 2025 को चेन्नई में रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि वे जनसंख्या आधारित परिसीमन दक्षिण के साथ अन्याय है। हमने जनसंख्या रोकी, फिर हम 16 बच्चे पैदा करने को कहने लगे क्या? हमें हमारा हक चाहिए। குழந்தைகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம், அவசரப்பட வேண்டாம், கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம். இப்போ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் வரல, சொல்லக்கூடாது இப்போ. ஏன்னா மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு அந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எண்ணிக்கை வரும் என்று சொல்லுகிற நேரத்தில் நமக்கு எண்ணிக்கை மக்கள் தொகை அதிகம் இருந்தால்தான் எம்பிக்கள் அதிகம் வரும் என்ற நிலை இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கு. ஆனால் நாம் குடும்ப கட்டுப்பாட்டில் கவனம் செலுத்தி அதில் வெற்றி கண்டோம். அதனால் இந்த நிலை நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இப்போ யாரும் உங்களுக்கு குழந்தைகள் நீங்கள் அவசரப்பட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன். உடனடியாக பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். बीजेपी के साथी और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अक्टूबर 2024 में कहा था, हमारी प्रजनन दर घट रही है, ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए वरना परिसमन में नुकसान होगा। ఒకప్పుడు ఇద్దరు పిల్లల కంటే ఎక్కువ ఉంటే పంచాయతీల్లో కంటెస్ట్ పోటీ చేయడానికి వీలు లేదు, మున్సిపాలిటీలో పోటీ చేయడానికి వీలు లేదు, కోఆపరేటివ్ ఎలక్షన్స్ పోటీ చేయడానికి వీలు లేదు. ఇప్పుడు కొత్త చట్టం అది చేశాను, మళ్ళా ఒక చట్టం తీసుకొస్తున్నా, ఇద్దరు కంటే పైన పిల్లలు ఉంటేనే మీకు పోటీ కరువులు. మీరు ఇప్పుడు ఇద్దరు కంటే తక్కువ పిల్లలుంటే మీరు పోటీకి అర్హత లేదు. ఇదే మాదిరిగా భవిష్యత్తులో మీ ఇంట్లో ఎక్కువ మంది ఉంటేనే ప్రభుత్వ సహాయం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంత మునుపంతా కూడా ఏం చేశారంటే ఎక్కువ మంది ఉంటే తక్కువ సహాయం చేయాలని ఇవన్నీ కూడా లేనిపోని రిస్ట్రిక్షన్లు పెట్టేవారు. ఇప్పుడు అది కూడా మార్చేస్తున్నా. అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నేను ఆలోచించేది భవిష్యత్తు కోసం. ఆ భవిష్యత్తు కోసం ఆలోచించేటప్పుడు కొన్ని నిర్ణయాలు మనం ఇప్పుడే చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. उनकी चिंता आंध्र प्रदेश की 25 और कम सीटें हो सकती पर है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने भी हाल ही में 15 मार्च 2025 को ट्वीट कर परिसीमन पर चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि परिसीमन से दक्षिण की आवाज कमजोर होगी, हमें विकास का इनाम मिलना चाहिए, सजा नहीं। 1971 में एक सांसद 10,11,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। आज 140 करोड़ आबादी के साथ ये 25 लाख हो गया है। अगर पुराना औसत रखें तो सीटें अब तक 1,400 हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होगा भी नहीं। अनुमान है कि 2026 में सीटें 750 से 800 तक ही होंगी, जिसमें यूपी की अगर बात करें, क्योंकि यूपी में मौजूदा जो लोकसभा की सीटें हैं वो 80 है और वो 80 से 143-150 तक पहुंच सकती है अगर जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन होता है। वहीं बिहार की अगर बात करें तो बिहार में मौजूदा लोकसभा की सीटें 40 है। अगर परिसीमन होता है तो यहां पर भी सीटें 79 से 85 के आसपास पहुंच सकती है। वहीं दक्षिणी भारत में तमिलनाडु की अगर बात करें तो मौजूदा में लोकसभा की 39 सीटें हैं जो 49 से करीब 55 के आसपास पहुंच सकती है। वहीं केरल में अभी मौजूदा लोकसभा की 20 सीटें हैं जो परिसीमन के बाद 25 या उससे ज्यादा पहुंच सकती है, क्योंकि नया जो संसद भवन है उसमें भी 888 सीटों की ही क्षमता है। यानी बढ़ोतरी तो तय है, लेकिन दक्षिण का योगदान देखें तो फिर कैसे होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अगर देश के आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो दक्षिण का योगदान अगर हम देखें तो तमिलनाडु जो है 8.5% जीडीपी देता है, यूपी 8.2%, टैक्स में दक्षिण का हिस्सा 31% और उत्तर का मात्र 18% है। फिर सियासी ताकत आखिर कम क्यों है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर उत्तर को ज्यादा सीटें भी दी गई तो दक्षिण तो फिर नाराज होगा ही। सिर्फ जनसंख्या आधार ठीक नहीं है, जीडीपी और शिक्षा को भी जोड़ना होगा। ये भारत को नई ताकत दे सकता है अगर सही तरीके से परिसीमन हुआ।
लेकिन जल्दबाजी या गलत फार्मूले से लागू हुआ तो उत्तर दक्षिण में एक बड़ी दीवार खड़ी हो सकती है। आप क्या सोच रहे हैं? क्या जनसंख्या ही सब कुछ है या विकास और टैक्स का भी हक बनता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद।